सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आज़ादी के बाद जो भी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम डेट वाइज हुआ इस देश में उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि 1-1.5 घंटे में ये हो जाए। और इसमें देखिए, अगर आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो जो इतिहास में हम बोलते हैं ना कि चीज़ें याद नहीं रहती है या कौन सा घटनाक्रम कब कब हुआ, कौन सा शासक कब बना, तो मैं इस लेक्चर में कुछ चीज़ें फैक्चुअल भले ही लाया हूँ, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो अगर क्वेश्चन बीपीएससी अगर पूछेगा, यूपीएससी इवन याद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो इस लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं डेट बाय डेट जो भी घटनाक्रम पूरे भारतीय इतिहास में हुआ है, चाहे वो सिंधु घाटी हो, मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, हर्षवर्धन हो, सातवाहन हो, वाकाटक, क्रम वाइज में डिटेल से इसमें लाया हूँ। इसको आप सिर्फ क्या कीजिए, इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए। इसका मैं पीडीएफ, इस लेक्चर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको एक बार डाउनलोड करके उसको रीड भी कर लीजिएगा। और इसमें यह होगा कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, अगर जब पूछेगा कि कौन सा घटना पहले या बाद में हुआ, तो आप इस लेक्चर के बेस पे उसको आराम से अरेंज कर लेंगे। और मैं इसमें कंप्लीट, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, विजयनगर साम्राज्य हो, ब्रिटिश भारत के दौरान जो भी इंडिया में जो चीज़ें होता है, चाहे वो आपका अंग्रेज़ों का भारत विजय हो या 1857 क्रांति हो, फिर गांधीयन एरा हो, सारा इम्पोर्टेंट घटनाक्रम मैं टाइमलाइन से लाया हूं। हालांकि ये इस तरह का वीडियो मैं 2 साल पहले यूट्यूब पर बनाया था जब 67 का पीटी था, तो मैं फिर से इसको नए सिरे से एक अलग रूप में इस लेक्चर को मैं ले रहा हूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम के लायक जरूर होगी, बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर इस वीडियो की स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। एक चीज़ और, 70 बीपीएससी पीटी को लेके लगातार मेरा लेक्चर आ रहा है। कुछ टाइम की कमी होती है, ड्यूटी के बाद हमको लेक्चर लेना होता है, कंटेंट तैयार करती है टीम, तब आपको लेक्चर मिलता है, थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन हाँ, जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो कई सारे सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स से हो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आवे। 69 जब पीटी हो रहा था या 68 जब पीटी हो, तो उस समय भी मैं कई सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल का ऑलरेडी लेक्चर लेके रखा हूँ इस यूट्यूब पर। आप जाइए प्ले स्टोर में वीडियो देखिए, और हर एक वीडियो का जो आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के हिस्ट्री में जाइएगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आईएएस पीसीएस फाइटर्स, वहाँ आपको फाइल सेक्शन में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। कई बार कॉल में फिर हमको आता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, फाइल सेक्शन में एक एक पीडीएफ जो है आपका पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ, ये जो लेक्चर है इसमें तो खैर मेनली मैं काल रेखा या टाइमलाइन डिस्कस करूँगा। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का, फिर मेडिएवल का और मॉडर्न का अलग अलग मैं लेक्चर आप लोग के लिए कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का खास करके जो है स्पेक्ट्रम के बुक से, लुसेंट के बुक से और बीएल ग्रोवर सर की जो बुक है, इस तीनों का सोर्स का यूज़ करके आपको इसका लेक्चर मिलेगा। जल्द ही मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइमलाइन एंशिएंट हिस्ट्री का, भारत का जो प्राचीन इतिहास है। देखिए, भारत का जो प्राचीन इतिहास है, इसको हम पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको मेनली हम लोग 3 भाग में जो है ना बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक, मतलब प्री हिस्टोरिक काल, ठीक ना। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, आद ऐतिहासिक, और तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक या हिस्टोरिक एज। तो अब यहाँ इस फेज की सबसे बड़ी विशेषता ये है, कोई भी लिखा हुआ मतलब सबूत नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला, और ये मेनली आपका स्टोन एज या पाषाण काल है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है, आपका रिटन एविडेंस तो मिला है, बट अब इसको पढ़ा नहीं जा सका है, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, अब ऐतिहासिक इसके बाद जो भी घटनाक्रम होगा, मतलब 600 बीसी के बाद, चाहे इसका हमको रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, इसको इस सारे सोर्स को पढ़ा भी जा चुका है और इसके बेसिस पे इतिहास को लिखा भी जा चुका है। तो प्राचीन भारत इतिहास को 3 काल में मेनली हम बांटते हैं। क्वेश्चन एक बार यहाँ से पूछ चुका है, प्रोटो हिस्टोरिक की क्या विशेषता है, पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन हाँ रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब जो प्री हिस्टोरिक एज है,
इसको भी 3 भाग में आप बांट सकते हैं। एक का नाम है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवापाषाण। तो इस काल का जो पुरापाषाण काल का जो इंसान इस समय हंटर्स कर रहा है और फूड गैदर कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और मानव भूमि पर जो है ना प्लाइस्टोसीन जो है ना एज में आया था, और ये कहाँ, अफ्रीका में। और 99% जो मानव का इतिहास है आपका इसी एज में है, इसको ध्यान। फिर ये जो आपका पुरापाषाण है इसको भी 3 फेज में बांटा गया है। पुरापाषाण को भी 3 फेज में, निम्न पाषाण मतलब लोअर फेज में। इसके इंपॉर्टेंट के टूल्स या औजार क्या है, कुल्हाड़ी है आपका, क्लीवर है और खंडक है, ध्यान रखिएगा। साइड या इम्पोर्टेंट स्थान कौन सा है, स्वर्ण घाटी पाकिस्तान में है, थार में भी है, राजस्थान जम्मू कश्मीर में भी है, बोलन घाटी उत्तर प्रदेश में, नर्मदा और भीमबेटका में भी इस तरह के साक्ष्य हमको यहाँ पे मिला है। अब मध्य अगर इसमें आइएगा तो टूल्स देखिए क्या क्या है, फलक या ब्लेड्स है, बेधनी है, पॉइंट है, छेदनी है और खुरचनी है। साइट नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के आसपास का है। अपर जब आइएगा तो इसमें होमोसेपियंस इसी से माना शुरू हो गया था, और कैब और चट्टान में लोग आवास बनाना शुरू कर दिए थे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल या उदाहरण इसका है भीमबेटका। जब मध्य पाषाण में आइएगा तो इस समय हंटिंग हो रहा है, फिशिंग हो रहा है, फूड गैदरिंग हो रहा है और पशुपालन भी, और छोटे छोटे हथियार को माइक्रोलिथिक कहा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट कौन सा हो गया, राजस्थान का बागौर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़। नवपाषाण याद रखिएगा, नियोलिथिक। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। टूल्स देखिए क्या क्या है, पोलिशदार पत्थर के औजार, ठीक ना, स्टोन, ठीक ना। छोटे घर में रहना लोग शुरू कर दिए थे, कृषि समुदाय बन गए थे। इंपॉर्टेंट साइट की बात करते हैं, बुर्ज होम, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। गुफकराल, कुम्हार का गुफा, इसमें कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। चिरांद है, गोदावरी, असम, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु में इस तरह के इसके इस काल के साक्ष्य मिला है। पिकली हल, कर्नाटक में राख के ढेर का साक्ष्य मिला, और यहाँ पशुपालक का भी साक्ष्य मिला है। पाकिस्तान मेहरगढ़ में है, ठीक ना, यहाँ पे गेहूं, जौ और रुई का साक्ष्य मिला। उन्नत अवस्था में कृषि था, यहाँ से ऐसा पता चलता है। अब जब हम आदि ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एज में आते हैं तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन पाषाणिक एज और कांस्ययुगीन एज भी मिलता है। तो आपका ये जो ताम्रपाषाणिक है इसका प्रमुख जब साइट या बस्तियां की हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान में आपको आहार मिल जाएगा, बालाथल मिल जाएगा, गीलुंद मिल जाएगा, ताम्बती यहीं पे आहार का परिणाम ताम्बती था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश जब आएंगे तो यहाँ पर मालवा, कायथा, एरन, नबदा टुली। अगर क्वेश्चन पूछा नबदा टुली वर्तमान में किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ये ताम्रपाषाणिक एज का साइट है। वेस्टर्न महाराष्ट्र अगर हम बात करते तो यहाँ अहमदनगर जिला में जोड़वे, नेवासा और देवाबाद है। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का फैक्ट है। पुणे इनाम गांव में है सबसे बड़ी बस्ती, और ये किलाबंद की हुई थी, ठीक है। पूर्वी भारत में चिरांद, पांडु, राजा डिभरी, महिषादरी पश्चिम बंगाल में, और सोनपुर भी, ठीक। बाकी साउथ इंडिया में एक महापाषाणिक एज भी था, इसको कहा गया था मेगालिथिक। क्वेश्चन ये पूछा था कि मेगालिथिक किस इंडिया के किस एरिया में, तो साउथ इंडिया में। तो अभी तक इसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को देख लिया है, ठीक ना। फिर इसमें आदि ऐतिहासिक में भी मोटा मोटी इसमें देखिए आपका इसी में सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आता है कि इसमें साक्ष्य को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, ठीक ना। तो इसको देखिए जब न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आदि ऐतिहासिक या सिंधु घाटी सभ्यता को 3 फेज में बांटा है। आरंभिक ईयरलियल ये 3500 से लेके 2300 BC तक का घटनाक्रम उसमें बताया गया। एक था मेच्योर हड़प्पा सभ्यता, ये 2300 से लेके 1750 तक का था। और पोस्ट हड़प्पन, ठीक है, ये उत्तर हड़प्पा, ये 1750 BC से आगे का है। और इसके बाद ही कहीं ना कहीं इंडिया में वैदिक काल होता है शुरू, और ये चलता है 1500 से लेके 600 BC तक। आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री को अगर मोटा मोटी टाइमलाइन याद रखना चाहते हैं तो मेरा सलाह होगा आप 2300 से मोटा मोटी चलिए, मतलब 2500 BC चलिए मोटा मोटी। आप सिंपल ये ध्यान रखिएगा 2500 BC में आपका हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आएगा वैदिक काल, फिर ऐसे करके मगध सम्राट, ऐसे करके आप सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता एक मोटा मोटी मैं डेट बता रहा हूँ, 2500 BC याद रखिएगा, उसके बाद वैदिक काल आएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे घटनाक्रम हम बढ़ाते हैं इसमें, ठीक ना। अब हम सीधे यहाँ पे ना इस समय अब आ जाते हैं कि दो जो क्या कहते हैं जो सामाजिक सुधार, जब वैदिक काल के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, सामाजिक सुधार आंदोलन होता है ना, महात्मा बुद्ध और महावीर के समय काल में। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, महावीर का जन्म 540 BC में हो रहा है, मृत्यु 668 BC में हो रहा है, और टोटल ये 72 साल तक जीवित रहे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 663 BC में हो रहा है, और मृत्यु का इनका 883 BC में हो रहा है। और ध्यान रखिएगा
न्यू एनसीईआरटी में इनका जो डेट ऑफ बर्थ अलग अलग भी दिया, लेकिन अभी तक जो भी बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम पूछा है इसी डेट ऑफ बर्थ को माना है। तो महात्मा बुद्ध बड़े थे, 80 साल के थे, ठीक ना, 80 साल टोटली जीवित रहे। अब इसके बाद देखिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। देखिए मोटा मोटी मैं टाइमलाइन लिख दिया हूँ अलग अलग सोर्स से लेके। तो मगध साम्राज्य जो मगध एम्पायर है आपका 444 बीसी से लेके लगभग 185 बीसी तक ये चलता है, ठीक ना। तो इसका सबसे पहला वंश का नाम है हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश है, ठीक ना। और ये हर्यक वंश 444 बीसी से लेके 483 बीसी तक रहता है और 142 साल तक इसका पूरा शासनकाल रहता है। प्रथम शासक बिंबिसार है, 52 साल शासन कर रहा है। इसका अजातशत्रु है, ठीक ना, फिर उदयन है। तो अगर ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों को क्रम से सजाइए, कई सारा उसमें ऑप्शन था, तो पहला हो या हर्यक। अगर आपको राजा का क्रम भी पूछेगा तो आप यहाँ से इसको आराम से दिखा सकते हैं। और इसमें वो सारा इंपॉर्टेंट में राजा शामिल किया, सम्राट को शामिल किया, जो कि एग्जाम में पूछने का चांस है या पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वंश आएगा शिशुनाग वंश, ठीक ना, इसका कलाशों के इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक ना। फिर आएगा नंद वंश, ठीक ना। नंद वंश में कुल 9 शासक होता है। एक बार क्वेश्चन पेपर से पूछ चुका कितने शासक हुए। और प्रथम शासक या इसके संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। और इसमें एक इम्पोर्टेंट शासक है घृणानंद। इसी समय सिकंदर का आक्रमण होता है कहाँ, भारत में, और इसी के दरबार में चाणक्य आए थे। ये भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आएगा कौन सा वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है यहाँ आप देख सकते हैं लगभग इतना से इतना साल तक रह रहा है, 144 साल मोटा मोटी, अगर अलग इतिहास अगर बुक में देखिए मिलता है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं, ठीक ना। चाणक्य, मेघनास्तीज, निकोटर का ये समकालीन है। जैन धर्म को मानते थे, इसे मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसके बाद आएंगे बिंदुसार आएंगे, फिर अशोक, फिर कुणाल, फिर दशरथ, फिर संपत्ति, फिर शालिशक, फिर देववर्मा, फिर सतधनुष, और अंतिम जो मौर्य वंश के शासक कौन है, बृहदत्त। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। देखिए क्रम लगाने पूछेगा तो आपको आराम से इजीली यहाँ पे बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वंश आएगा शुंग वंश। कौन सा आएगा, शुंग वंश। शुंग वंश के इसका पुष्यमित्र शुंग इसके प्रथम शासक थे। देवभूति इसके अंतिम शासक थे। बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, ठीक ना। अगला आएगा आपका कौन सा वंश, कण्व वंश। वसुदेव प्रथम इसके शासक थे और सुशर्मा इसके अंतिम थे। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर वंश का क्रम सजाएं तो आप आराम से इससे कर सकते हैं। मगध समय हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर कौन सा वंश, शुंग वंश, और कौन सा वंश आता है, कण्व वंश। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। अब यहाँ जब मौर्य वंश पतन के बाद ही भारत के उत्तर वेस्ट नॉर्थ से पुनः विदेशी आक्रमण शुरू होता है, जिसका क्रम देखिए ये पूछ चुका है। पहले हिंद यूनानी, इसको अवन भी कहते हैं, शक आया, फलभ आया, फिर कुषाण आया। तो अब हिंद यूनानी आते हैं। ये देखिए मोटा मोटी 189 बीसी से लेकर 50 बीसी तक का इनका मतलब कि पूरा पूरा एक काल रहता है। तो ये सिकंदर के राज में शासन करते हुए भारत पर आक्रमण किया था। डेमेट्रियस प्रथम इसका शासक था। पहला हमला भारत पर इसी ने किया था। इसने साकाल अपनी राजधानी बनाई जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। इसका एक और शासक है मिनांडर। इसको हम डिटेल से और देखेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री का हम लेक्चर पढ़ाएंगे। इन सब को मैं अच्छे से फिर से करूँगा, बस ये अभी टाइमलाइन आप याद रखिए। फिर एनडी अल्किच इसी बेफनगर अभिलेख इसी का है, ठीक ना। और हर्मियस इसका अंतिम शासक था किसका, हिंद। देखिए प्रथम और अंतिम कौन है क्वेश्चन पूछता है, या इंपॉर्टेंट शासक किस वंश का है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी पूछता है। चलिए अब यहाँ पे जब हिंद यूनानी इस समय इंडिया में कमजोर हो रहा है तो मिडिल एशिया के शक ने अपनी स्थिति मजबूत की और इंडिया पर अटैक या हमला किया। शक का कोई निश्चित तिथि नहीं है, फिर भी लगभग 1 बीसी लगभग 150। अब देखिए 1 ईस्वी आ चुका है। अभी जो भी हम बीसी पढ़ रहे थे वो 1 ईस्वी के पहले की घटना है। अब 1 ईस्वी के बाद के घटनाक्रम अब एडी में चलेगा। तो अब शक का प्रथम शासक कौन है, मोग या मौज प्रथम शासक है, ठीक ना। इसका प्रमुख शासक है रुद्रदामन, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। और अंतिम था रुद्र सिंह द्वितीय। चलिए अब आएगा पलहब, ये शक के समय ही आता है। गोंडे फर्निज इसके प्रथम शासक था। ये एक देखिए प्रथम कौन है ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो है ना बनता। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाइए किसमें, कुषाण में। देखिए कुषाण लगभग 15 एडी से लेकर 250 एडी के मध्य एशिया के थे। पहला बात तो ये होगा, देखिए इतना तक इसका एरिया था।
कुजुल कदफिसस ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, प्रथम शासक है। कनिष्क प्रथम इसका इंपॉर्टेंट शासक है और वासुदेव इसका अंतिम शासक है। जिस प्रकार मौर्य वंश के पतन के बाद मगध की सत्ता सुगम और कुषाण के हाथ में आ गई, उसी प्रकार अब यहाँ दक्षिण भारत में भी साम्राज्य के अवशेष पर दो शक्तिशाली राज्य का उदय होगा। एक प्रथम बनेगा सातवाहन और दूसरा बनेगा कलिंग और चेदी, इसको पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत में इसी समय वाकाटक वंश भी बन रहा था, इसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक ना। चलिए तो अब यहाँ पर सातवाहन को देख लेते हैं। देखिए सातवाहन का समय काल 60 BC से लगभग 195 AD के आसपास है, लगभग मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं है। सिमुक इसके संस्थापक है, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक ना। इसने मगध कण्व के सुशर्मा को मारा था और ये वंश बनाया था। सप्तकर्णी प्रथम, फिर गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, यज्ञश्री सप्तकर्णी इसके अंतिम शासक है, ठीक है। सातवाहन के शासक थे, अपने माता के नाम पर अपना नाम ये रखते थे। जब ये लगभग इस समय आते आते लगभग 200 ईस्वी आते आते सातवाहन कमज़ोर होगा और इसी का फ़ायदा उठाते वाकाटक मध्य प्रदेश और पल्लव उत्तर पूर्व राज्य का यहाँ क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। अब चेदी वंश ये मौर्य वंश के पतन के बाद खारवेल राजा इसके प्रमुख थे और हाथी गुफा इसी का ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। देखिए वाकाटक वंश का मोटा मोटी ये समय काल है। सातवाहन के सामंत थे, सातवाहन की सत्ता समाप्त मध्य प्रदेश में अपना राज स्थापित कर रहे हैं वाकाटक वंश, ठीक ना। और वाकाटक के प्रथम जो राजा हैं विंध्य शक्ति क्वेश्चन पूछ चुका है संस्थापक। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रवरसेन रुद्रसेन किस वंश के शासक थे, तो कौन सा वंश का शासक हो गया, वाकाटक वंश का। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं उसमें देखिए संगम युग मोटा मोटी एक समय काल है। 3 संगम साहित्य सभा हुई थी, उसी के आधार पर पता चलता है इसमें चेर, पांड और चोल का शासन था और ये तीनों वंश पैरेलल चल रहा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए चेर, ठीक है, यहाँ देखिए इस इलाके में चेर है, ये चोल है और ये कौन है, पांड, ठीक ना। चेर ये केरल में था, उदयन जेरल संस्थापक था, सेन गुट्टुवन अंतिम शासक था। चोल का संस्थापक कौन था, कारिकाल। ये पहले वाले चोल की बात कर रहा हूँ, ये मैं 900 ये 800 ईस्वी के चोल वंश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पांड के थे नैडियोन संस्थापक, ठीक ना। तो ये संगम साहित्य के आधार पर ऐसा बात हमको पता चला। अब यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, इन तीनों वंश के पतन के बाद अर्थात 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल शासन करेगा, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और 250 AD आते थे ये सब तीनों राज्य का पतन हो चुका था और समुद्र में कुछ डूब भी चुका था, ऐसा संगम साहित्य में पता चलता है। अब कुषाण वंश से आप लिंक कीजिए, तो कुषाण वंश जैसे पतन होता है तो अब गुप्त वंश देख ली मोटा मोटी, ठीक ना। तो कुषाण वंश के पतन और गुप्त वंश की स्थापना के बीच के काल को इंडिया में अंधकार युग भी कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था उसी समय दक्कन मतलब साउथ में भी सातवाहन वाकाटक का जो मैं अभी आपको बता दिया। अब आते हैं गुप्त काल में, इंपॉर्टेंट गुप्त में के संस्थापक श्री गुप्त हैं। ये मोटा मोटी टाइम काल है, अगर इसको उतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हाँ लेकिन जो भी शासक है उसका कलम याद रखेंगे। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। अब इसके बाद मौखरी वंश आएगा। गुप्त साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना हुई। जो गुप्त के ही क्या थे लोग, सामंत थे। इसके संस्थापक कौन थे, मुखर थे। ईसा बर्मन, सर बर्मन, अवंती बर्मन, ग्रह बर्मन, ये सब के राजा थे। क्वेश्चन पूछा ये राजा किस वंश से थे, यूपीएससी का क्वेश्चन जाके देखिए 2016-17 का यूपीएससी पीटी का में वहाँ से सब क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए बाद में 605 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपने राज में इसको मिला लेता। अब आ देगा इसी क्रम में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, लगभग का समय काल याद रखिएगा। ये इलाका हर्षवर्धन वंश का है। अपनी राजधानी थानेश्वर, कहाँ, हरियाणा, क्वेश्चन पूछ चुका है। थानेश्वर कहाँ था, या वर्धन वंश की राजधानी कहाँ था, थानेश्वर। पुष्यभूति इसके संस्थापक हैं, प्रभाकर वर्धन बनेंगे। फिर आएंगे हर्षवर्धन, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट। पुलकेशिन द्वितीय आगे हम पढ़ाएंगे, पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन के बाद मतलब देखिए हर्षवर्धन के समय काल आते आते लगभग 650 साल हो जाता है, 650 AD आ जाता है। और आपको पता है कि 712 ईस्वी के बाद से हमारे यहाँ फिर से अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाता है। तो अगर स्टेटमेंट बना क्वेश्चन पूछ दे कभी, हर्षवर्धन के बाद ही भारत में अरब आक्रमण शुरू हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ और है,
एक मगध में उत्तर गुप्त शासक का भी शासनकाल होता है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। समय काल लगभग ये है आपका, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें कन्नौज के मोखरीवर्धन और मगध और मालवा के उत्तर गुप्त शासक, और गौंड, बंगाल में गौंड वंश भी था, मतलब ये गुप्त काल के बाद का है। तो अब यहाँ देखिए मगध क्षेत्र में जो उत्तर गुप्त शासक थे, उत्तर गुप्त शासक नाम है, संस्थापक कृष्णगुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त, ठीक ना, आदित्य सेन और जीवित गुप्त, ये सब ना उत्तर गुप्त काल के शासक है, ठीक है। और गौड़ वंश जो पश्चिम बंगाल में था, इसका संस्थापक प्रमुख शासक शशांक है, जो हर्षवर्धन का समकालीन था। शशांक जो है उत्तर गुप्त शासक का ही सामंत था, ठीक ना। चलिए, फिर इसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने इसको अपने गौड़ वंश को अपने में मिला लिया था। बाद में इसी गौड़ वंश के अवशेष पर आपको पाल वंश आएगा। देखिए, इतिहास में जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह से कालक्रम में अगर पढ़ लेंगे ना, टाइमर बना के पढ़ लेंगे, तो आपको इतिहास में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पढ़ने का तरीका यही है, लेकिन क्या किया जाए, बहुत लोग इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए, अभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, वल्लभी के मैत्रक, ये किस क्षेत्र में थे, गुजरात में थे। ये भी गुप्त के ही सामंत, क्योंकि गुप्त का बहुत बड़ा एरिया था ना वहाँ। जब गुप्त वंश, देखिए, जब कोई राजवंश कमजोर होगा तो उसके जगह और कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा। भट्टारक इसके संस्थापक थे, ध्रुवसेन द्वितीय इसी के जो है ना राजा थे, ठीक ना। और ये हर्ष का समकालीन था, हर्षवर्धन की बेटी से विवाह इसी से होता है। यूपीएससी या और किसी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। अब आते हैं दक्षिण भारत में। देखिए, इस समय इसमें दक्षिण भारत में हम 500 से लेके 1200 का जो काल है, उसमें क्या क्या सब इसको बता देते हैं। देखिए, चालुक्य की हम बात करें, इसकी 3 ब्रांच था, 3 शाखा था, बादामी, बेंगी और कल्याणी। बापाती बादामी बीजापुर कर्नाटक। जयसिंह इसके संस्थापक, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, कुलकीर्ति द्वितीय। हर्षवर्धन को इसी ने हराया था, और इसको हराया था कौन, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गया था ये पुलकेशिन द्वितीय, ठीक ना। चलिए, और बतापी जो है ना पल्लव के अधीन आ गया था। अंत में पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन ने वेंगी चालुक्य की स्थापना किया था बाद में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कीर्तिवर्मन द्वितीय बातापी शाखा का अंतिम ये शासक था। इस समय आते आते बातापी काफ़ी कमज़ोर हो गया, और ऐसे में इसके ही एक सामंत दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राज की क्या करता है, ये स्थापना बीपीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। बेंगी एक ब्रांच, बेंगी चालुक्य का एक ब्रांच बेंगी है, ठीक ना। विष्णु प्रथम इसके कौन थे, संस्थापक थे, राजधानी पृष्ठपुर बनाया था। चलिए, बाद में इसको चोल वंश अपने मिला लगा। कल्याणी चालुक्य, देखिए, स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। यह राष्ट्रकूट का सामंत था। राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क को मारकर जो है इस राज को इसने स्थापित किया था। सिंपल ध्यान रखना है, ये जो चालुक्य का जो तीनों ब्रांच है 600 से लेकर 1200 के आसपास शासन करता है। पल्लव वंश की जहाँ तक बात है, तो प्रमुख शासक सिंह विष्णु इसके संस्थापक हैं, ये ध्यान याद है। बाकी इसमें कुछ कुछ मैं मैप में भी चीज़ें बना दिया हूँ, आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। कल्याणी, बापाती, राष्ट्रकूट, बेंगी, पल्लव, चोल, ये सब कुछ अगर पूछेगा नॉर्थ से साउथ या साउथ से वेस्ट, ऐसा कुछ पूछेगा तो इसको देख लीजिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन है इसके, महेंद्र वर्मन द्वितीय इसके राजा हैं, और अपराजित जो है ना इसको चोल राजा आदित्य प्रथम ने पराजित किया, और पल्लव वंश यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म। जहाँ तक राष्ट्रकूट की बात है, ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग इसके प्रथम शासक या संस्थापक है। कृष्ण प्रथम, इसने ही चालुक्य को पूरी तरह समाप्त किया। एलोरा मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष इसी के शासक हैं। कर्क अंतिम शासक है। इसके सामंत तैलप ने इसको मारा, और चालुक्य कल्याण जो मैं जस्ट पढ़ाया उसकी स्थापना किया था। साउथ बिहार का इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अगर समझ में आएगा एक दो बार वीडियो इसको पीछे ही आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, बाकी तो अपने आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं चोल वंश में। वर्तमान के तमिलनाडु में संगम युगीन चोल साम्राज्य का अंत 3वीं शताब्दी में हो गया था, मैं जैसा पहले जिक्र किया। अब ये मैं बात कर रहा हूँ ये लेटेस्ट जो है चोल वंश का। अब देखिए, चोल वंश आ जाइए, इसके संस्थापक कौन है, विजयालय। कब, ये लगभग 771 ईस्वी का घटनाक्रम है, ठीक ना। इसने पर केसरी को उपाधि लिया था, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। आदित्य प्रथम, फिर परांतक प्रथम, फिर राजराज प्रथम राजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर निर्माण कराए हैं। राजेंद्र चोल प्रथम, मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक, पांड्य, चेर, पाल शासक, महिवाल, मतलब पांड को हराया, चेर को हराया,
पाल शासक महिपाल को हराया और गंगै कोनचुलम का उपाधि इफिन लिया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ। और जावा समुद्रा मलय द्वीप पर भी इसने कब्जा करता है और राजेंद्र तृतीय इसका अंतिम शासक है। एक यादव वंश भी है, लगभग इस समय काल है, देवगिरी इसकी राजधानी था, वर्तमान के महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी के कुछ भाग में था, ठीक ना। भिल्लम पंचम इसका संस्थापक था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एक होयसल वंश भी है, लगभग 1000 से 1400 काल तक रहता है, द्वार समुद्र इसकी राजधानी था, क्वेश्चन ये पूछ चुका है, वर्तमान के कर्नाटक, तमिलनाडु कुछ भाग पर है, बाद में अलाउद्दीन इसको अपने में मिला लिया था। काकतीय वंश इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि रुद्रम्मा देवी महिला शासक थी इसी वंश की, क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है रुद्रम्मा देवी किस वंश की शासक, कहाँ की, काकतीय वंश, इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हाँ, अब यहाँ पे आपका आते हैं उत्तर भारत के इतिहास में, देखिए 700 से लेके 1206 तक, देखिए इस समय कुछ घटनाएं साथ चलती है। अरब आक्रमण हो रहा है, कन्नौज पर कब्जा हेतु प्रतिहार, पाल, राजपूत में संघर्ष भी हो रहा है, महमूद गजनवी का आक्रमण भी लगभग इसी समय होगा, गौरी का आक्रमण होगा लगभग 1100 में, फिर राजपूतों का भी उदय, मतलब इस काल में इतना चीज़ें साथ साथ चल रहा है, ठीक ना। अब आते हैं अरब आक्रमण पे, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, ठीक ना। फिर महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया लगभग 1000 ईस्वी में से लेके 1030 तक में, फिर मोहम्मद गौरी 1175 में इसका फर्स्ट हमला हुआ था। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिदलीय संघर्ष हुआ था, ठीक ना। तो इसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि त्रिदलीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था, कौन था, तीन पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एक ही नाम है, और राष्ट्रकूट। पाल वंश को देख लीजिए 750 में इसकी स्थापना, मोटा मोटी 1160 तक ये पाल वंश चलता है। गौड़ शासक शशांक की मृत्यु बाद बंगाल में पाल वंश की स्थापना मोटा मोटी हुआ, ठीक ना। वर्तमान के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में इस वंश का शासक मतलब फैला हुआ था साम्राज्य। गोपाल इसके संस्थापक है, अदंतपुरी विश्वविद्यालय महाविहार जो गोपाल ने ही बनाया था, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। धर्मपाल त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था ये। विक्रमशिला और सोमविहार, विक्रमशिला भागलपुर में है, सोमविहार बांग्लादेश में है, इस महाविहार का स्थापना धर्मपाल, और अंतिम शासक गोविंद पाल, ठीक है। सैन्य वंश बंगाल में था, ये समय काल याद रखिएगा। लखनौती इसकी राजधानी थी, बस लखनौती इसकी राजधानी था। सामंत सैन्य के संस्थापक थे, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए एक ध्यान रखें, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, इन्होंने गीत गोविंद लिखा है, ठीक ना। और ये अंतिम हिंदू शासक बंगाल का था लक्ष्मण सेन, इसका भी ध्यान में रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार की जहाँ तक बात है, इसमें आपका जो ध्यान रखना है कि गुजरात, राजस्थान में मोटा मोटी इस वंश का उदय हुआ था, ठीक। नागभट्ट प्रथम इसके शासक प्रथम थे, वत्सराज इसी के शासक थे। वत्सराज पहला शासक था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। मिहिर भोज इसी वंश के शासक थे, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको बता देता हूँ। अब आते हैं इसमें प्रमुख राजपूत, ये राजपूत हो गया, गलती से लिखा गया, राजपूत राज्यों का उदय देखिए। राजपूत राज का उदय देखिए, प्रमुख राजपूत राज कौन है, गढ़वाल है, चौहान वंश है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तैन का युद्ध इसी के शासनकाल में। 1129 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इसको मिला लिया था, ठीक है। चलिए चंदेल वंश खजुराहो इसकी राजधानी था। परमार वंश था, इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ, ठीक ना। चलिए हाँ, सिसोदिया वंश या मेवाड़ वंश, इसके राणा कुंभा और राणा सांगा इसी के प्रमुख शासक थे। इसको बाबर ने खानवा युद्ध में क्या किया था, हराया था। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत, 1206 से लेके 1526 तक। गुलाम वंश फर्स्ट वंश है, एक समय का याद रखिएगा, मोटा मोटी 84 साल इसका शासक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट शासक है, इसको लाल बख्श भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक दिल्ली मतलब कि यही है गुलाम वंश के। खलीफा से परमिशन लेता है पहली बार, लाहौर से राजधानी कहाँ लाया, दिल्ली। तुर्क ये चहलगानी का स्थापना करता है जिसमें 40 मेंबर होते थे। न्याय का घंटा इल्तुतमिश नहीं लगाया था, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। फिर आएगा रजना सुल्तान, फिर बहराम शाह के समय प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए फिर बलबन के बाद, इसको उलूग खां भी इसका नाम था। चहलगानी को ख़त्म करता है ये। जिलेलाही सिरदा पाओ से शुरू करता है, इसको जिलेलाही भी कहा जाता है। लौह रक्त की नीति क्वेश्चन ये पूछ चुका है। अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के दरबार में रहते थे। और अंतिम शासक कौन है, कैमूर्स, समुद्दीन कैमूर्स। नेक्स्ट आते हैं खिलजी वंश में। खिलजी वंश का जो मेन पहला राजा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने किलो खरी अपनी राजधानी बनाया था।
प्रमुख शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। समय काल याद रखिएगा, मोटा मोटी इतना तक है। गुजरात अभियान करता है, इसी अभियान में मलुक कफीर को खरीदता है। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम दिल्ली का ये शासक है। द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेता है और मूल नियंत्रण प्रणाली क्योंकि ये करता है, नगद वेतन देता है अपने मतलब कि जो इसके यहाँ नौकरी कर रहा है। अस्थायी सैनिक रखा, घोड़ा दागने का प्रथा शुरू किया और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हो रहा है। मुबारक खिलजी पहला शासक है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था दिल्ली सल्तनत में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश में इंपॉर्टेंट शासक की अगर बात हम करते हैं तो GST गयासुद्दीन तुगलक नहर बनाने वाला प्रथम शासक है। डाक व्यवस्था शुरू इसी शासनकाल में हुआ। MBT मोहम्मद तुगलक राजधानी देवगिरी दौलताबाद बनाया। सांकेतिक मुद्रा चलाया था। अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक नहीं किया था। कई बार क्वेश्चन UPSC BPSC में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, इसमें जो है आपका फिरोज सर्वाधिक पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके दरबार में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिरोज शाह तुगलक में आते हैं। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जजिया कर पहली बार इसी के शासनकाल में लगा था। सवाई दास इसके शासनकाल में था। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए विभाग शुरू किया था। रोजगार कार्यालय इसके शासनकाल में बना और दीवाने खैरात भी इसी के शासन, मतलब कल्याणकारी राजा था। सैद वंश खिज खां इंपॉर्टेंट राजा, ध्यान रखिएगा। लोधी वंश बहलोल लोधी प्रथम शासक है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी आगरा का निर्माण करता है और जो कविता लिखता है, गुलरुखी नाम से कविता लिखता है। गुलरुखी क्वेश्चन पूछ चुका है। इब्राहिम लोधी लाहौर के राज्यपाल दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत फर्स्ट लड़ाई बाबर जीता, इसको हरा दिया, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ, बहमनी और विजयनगर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहमनी का संस्थापक हसन गंगू है। बाद में 1489 में बहमनी 5 राज्य में बट गया था। ये पूछ चुका है UPSC, ध्यान रखिएगा। बीजापुर कौन है? आदिल शाही, ठीक ना, यूसुफ आदिल शाही, ध्यान रखिएगा, संस्थापक है, ईयर याद रखिएगा। अहमदनगर मलिक मोहम्मद, ठीक, निजाम शाही। बरार फतेहुल्लाह इमाद शाह, डेट याद रखिएगा। गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा। बीदर अमीर अली बीदर। ये तो 5 राज्य का नाम याद रखिएगा। चलिए विजयनगर साम्राज्य चलते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, राजधानी कहाँ इसकी? हम्पी, वर्तमान के कर्नाटक में। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में क्वेश्चन पूछ चुका है। समय काल याद रख सकते हैं 1336 में। नेक्स्ट चलते हैं हरिहर बुक्का, ठीक ना। चलिए प्रमुख जो है इसके वंश जो हैं, संगम है, सालुब है, तुलुब है, अरविंदो। करम लगाने पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट शासक कृष्णदेव राय है, तुलुब वंश से संबंधित हैं। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे, BPSC पूछ चुका है। हाजरा और विट्ठल स्वामी मंदिर इसने बनाया, UPPCS और कई अदर स्टेट पीसेस को फन पूछ चुका है। बाबर का समकालीन है। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय का वर्णन करता है, ठीक ना। याद रखिएगा 23 जनवरी 1565 को राक्षसी तंगरी या तालीकोटा या बरहट्टी का युद्ध होता है। विजयनगर को कौन हराता है? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर मिलकर हराता है। देखिए यहाँ पे 5 जो है 4 राज्य इसको मिलकर हरा, एक शामिल नहीं था। कौन? देखिए बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है, बरार नहीं था। ध्यान रखिए, बरार इस युद्ध में शामिल नहीं था। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका। बाद में इसी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पे आगे जाके मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली करेगा, वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में। आते हैं अब कौन सा काल? मुगल काल 1526 से लेके 1857 तक। मुगल काल में ध्यान रखें पिता तैमूर वंश से और माता चंगेज खां वंश से थी। बाबर प्रथम शासक 1526 लेके 1530 तक। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने। खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा को हराया। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया और घाघरा के युद्ध में अफगान को हराया। 4 युद्ध याद रखिएगा। और बाबर को कहाँ दफनाया गया है? काबुल में दफनाया गया। हुमायूं सेकंड शासक, चौसा का युद्ध होता है, फेरफा जीता है। ये ईयर याद रखिएगा, चौसा 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर शाह जीता और हुमायूं कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। 1540 से लेकर 1555 तक शेर शाह शासक बनता है, दूसरा अफगान शासक है, ध्यान रखिएगा। 1556 में हुमायूं मर गया दीने पनाह में।
नेक्स्ट चलता है अगला अकबर। अकबर 49 साल तक मोटा मोटी शासन होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। अगर आप ऐसे टाइमलाइन देख के पढ़िएगा तो नहीं बन जाएगा। 1600 ईस्वी याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मतलब अकबर। ये क्वेश्चन 64 या 65 में पूछ चुका है। इसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, पीटी हो या मेंस हो। जब पीटी का भी मैं शुरू करूँगा 15 दिसंबर से, वहाँ भी सबसे पहले मैं हर एक सब्जेक्ट का डिस्कस करूँगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, तो उससे आपका तैयारी आधा हो जाता है। लेकिन बहुत लोग वही नहीं करते हैं। आगे आते हैं अकबर के समय काल का। पानीपत का सेकंड युद्ध हो रहा है। डेट याद रखिएगा, नवंबर 1556 में हेमू खड़ा रहा है। हल्दी घाटी युद्ध में 1576 में महाराणा प्रताप को हरा रहा है। अकबर को सिकंदरा में आगरा में दफनाया गया है। जहांगीर का समय काल देख लीजिए, अर्जुन देव को फांसी देता है, चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल को क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके दरबार में हॉकिंस, थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी, ये सब आ रहा है इंग्लैंड से। शाहजहां स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। वर्नियर फ्रांसीसी इसके दरबार में आ रहा है। औरंगजेब लगभग 49 साल तक शासन करता है। ठीक ना, चलिए इसके बाद औरंगजेब के बाद आएगा बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर आएगा, फिर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में कई स्वतंत्र राज्य की स्थापना बंगाल, अवध, हैदराबाद का हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में मोहम्मद शाह के समय होता है। कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया था नादिर शाह। फिर आएगा शाह आलम द्वितीय, बख्तर का युद्ध होता है इस समय में। फिर अकबर द्वितीय, राजा मोहन रॉय को राजा को उपाधि ने दिया था। फिर बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक मुगल का है और 57 क्रांति सिख शासनकाल में हो रहा है। रंगून इसको भेज दिया गया और 1852 में इनकी मृत्यु हो गई है। मुगल साम्राज्य का शासनकाल मोटा मोटी 331 साल तक रहा। अकबर औरंगजेब लगभग 49 साल तक शासन कर रहा है। दिल्ली सल्तनत 320 वर्ष तक रहा। फिरोज शाह तुगलक 37 वर्ष तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा था। यूपी पीछे यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं यूरोपीय मतलब आधुनिक भारत। यूरोपीय कंपनी का आगमन की बात करते हैं। देखिए यहाँ यूरोपीय कंपनी लिख दिया हूँ। पुर्तगाली पहले, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ईयर लिख दिया हूँ मैं यहाँ, इसको मोटा मोटी ईयर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पहली फैक्ट्री देखिए, पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में। शासक इसमें कौन है? सिकंदर लोदी, नरसिंह देव राय विजयनगर साम्राज्य में था और दिल्ली सल्तनत में था ये। डच आ रहा है 612 में, कंपनी 605 में बन रहा है। मसूलीपट्टनम में औरंगजेब, अकबर और जहांगीर के शासनकाल में सब चीज़ हो रहा है। अंग्रेज तीसरा आने वाला क्रम में था। कंपनी देखिए 1608 में सूरत में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन हुआ नहीं। तो 611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, हाँ लेकिन फाइनली अगर पश्चिम में पूछेगा तो 1613 ईस्वी में सूरत में कोठी मतलब स्थापित करने में ब्रिटिश ने सफलता पाई थी। चलिए तो इस समय अकबर, फिर बाद में जहांगीर, ध्यान रखिएगा। डेनिश चौथा था आने क्रम में। 620 में ट्रेकोबार में ये अपनी पहली कोठी, और फ्रांस वाला 1664 में, 68 में पहली फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। तो देखिए हो सकता है कंपनी स्थापित कब हुआ और पहली फैक्ट्री कब लगा है, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं फैक्ट लिख दिया हूँ, बाकी ये किसके शासनकाल में आया ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम और जाने का क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले आया था पुर्तगाली, गया सबसे बाद 1961 में गया। पहला जाने वाला था कौन? डच 1759 में। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में इसको हरा दिया था, मतलब कि हरा गया तो निकल गया। फ्रांस वाला 1760 में अंग्रेज ने वांडीवास युद्ध में इसको हरा दिया था। डेनिश या डेनमार्क 1854 में अपनी संपत्ति अंग्रेज को बेच दिया, और अंग्रेज जब आज़ाद हुआ भारत तब गया 1947 में जब घोषणा हो गया आज़ादी का। तो एक जाने का भी क्रम मोटा मोटी याद रखिएगा। अब आइए आधुनिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया प्रमुख युद्ध को एक फैक्ट के रूप में देख लीजिए। कर्नाटक देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हो रहा है? 1746 में, 4 साल लगातार चल रहा है। द्वितीय युद्ध देखिए 49 में। प्लासी युद्ध कब हो रहा है? 1757 में। बेदरा युद्ध 1759 में। वांडीवास की लड़ाई 1760 में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा एक बार, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन यूपीएससी कितना छोटा क्वेश्चन पूछता है। युद्ध का क्रम सजाइए, प्लासी, बेदरा, वांडीवास। तो देखिए
पलासी कब हो रहा है, बेदरा कब हो रहा है, और बांडीवास जस्ट 1 साल के बाद होता है बेदरा का। तो इतना पकड़, जो कई कॉल आता है कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछेगा तो क्या करेंगे। टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, जो आप बुक पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा, लेकिन हाँ कैसे पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। पढ़ने वक्त सिर्फ आप रीडिंग कर रहे हैं, कुछ सोच के भी पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फिर क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। तो मैं आज से 4 महीना पहले बताया था, एक बार कम से कम 8-10 साल का यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन, बीपीएससी पीटी क्वेश्चन एक बार गहन अध्ययन कर लीजिए, उसी के आधार पर पढ़ाई कीजिए। आराम से आपका 10-20 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा सही होगा। जिसने किया होगा उनको फ़ायदा, जो नहीं किए होंगे उनको फ़ायदा में भी नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ये सब चीज़ आपको करना चाहिए था। पानीपत तृतीय युद्ध 15, देखिए अब कर्म फंजाने पूछ देगा, ये दे देगा पानीपत तृतीय युद्ध कर तीसरा कर्ण, देखिए कब हो रहा है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ से यहाँ। चलिए बक्सर 1764 में, प्रथम आंग्ल मैसूर 67 के आसपास, द्वितीय 80 के आसपास, तृतीय 90 के आसपास, चौथा 1799, ये याद रखिए ये डेट, ठीक ना। प्रथम मराठा देखिए युद्ध 82 में हो रहा है, फिर द्वितीय 1803 में, तीसरा 1805 में, प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध इतना में हो रहा है, द्वितीय इतना में, और स्वतंत्रता घोषणा मतलब प्रथम स्वतंत्रता 1815 क्रांति कब हो रहा है, 1857 में। तो मे भी एक क्वेश्चन यहाँ से क्रम लगाने पूछ देगा, तो मैं इसको ऐसे करके दे दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत पर अंग्रेजों का कैसे विजय होगा, सिंपल ध्यान रखिएगा इसमें। औरंगजेब मृत्यु कब होता है, मृत्यु 1707 में। मुगल काल कमज़ोर हो रहा है मोटा मोटी, ठीक ना। अब यहाँ पे हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क, सहायक संधि स्वीकार किया था अंग्रेजों का, इसमें ध्यान रखें। बंगाल का स्थापना 1707 में मुर्शिद कुली खां, प्लासी युद्ध में अंग्रेज को मिला लिया। अवध 1772 में फदाद खां, ये भी कुछ पूछ चुका है। और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी इसको अपने मिला लेता है। मैसूर हैदर अली, सिख मराठा का स्थापना शिवाजी ने किया था, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। बाकी इसमें कई सारे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ये सब इसको अलग से हम देखेंगे, ठीक ना। फिर पानीपत तृतीय युद्ध इतना में मराठा अफगान हुआ था, मराठा हार गया था। बाकी 3 युद्ध करता है मराठा के बाद अंग्रेज, और पूरे मराठा को अपने में क्या कर रहा है, मिला ले रहा है। और 1857 आते आते पूरा भारत गुलाम हो चुका है, किसका, अंग्रेज का। ध्यान रखिएगा 1757 प्लासी युद्ध से अंग्रेज ने शुरू किया, और 1 साल आते 100 साल के अंदर पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। कुछ राज्यों को प्रत्यक्ष युद्ध से जीता, और कुछ के साथ सहायक संधि या उसको अपने मिला लिया, हड़प नीति, कई करके, मतलब 2-3 कई अलग अलग तरीके से 100 साल में ब्रिटिश या अंग्रेज भारत को गुलाम बना लेता है। अब आएगा 1857 की क्रांति। शुरुआत कब होगा, 10 मई 1857 को, कहाँ, मेरठ से। इस विद्रोह या क्रांति का प्रतीक था रोटी और कमल। दिल्ली पे कब्जा हमारे सेनानी कब करते हैं, 11 मई 1857 को करते हैं दिल्ली पे कब्जा। अब आइए विद्रोह का केंद्र पढ़िए, उसका नेतृत्वकर्ता पढ़िए, आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुआ, कुचलने वाला अंग्रेज कौन था, और समर्पण कब किए हम लोग। दिल्ली में प्रथम विद्रोह का केंद्र बन रहा है बहादुर शाह और बख्त खां। ये डेट याद रखिए, 11 मई 1857। निकलसन और हटफन द्वारा इसको दबा दिया गया। देखिए पहला कब्जा हम लोग दिल्ली पर ही किया, ब्रिटिश ने भी दिल्ली को ही छुड़ाया था 20 सितंबर 1857 को, ठीक है। आगे चलते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल, डेट याद रखिएगा। कैम्पबेल यहाँ अंग्रेज अधिकारी है। मार्च 1858 में समर्पण हम लोग कर दिए थे। कानपुर में कौन थे, नाना साहब तात्या तोपे, ये डेट याद रखिएगा। कैम्पबेल यहाँ भी है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई हिरोज नाम का अधिकारी था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील यहाँ पे। जगदीशपुर आपको पता ही पूरा घटनाक्रम। बरेली में खान बहादुर खान, बिसेंट आयर। परिणाम क्या हो रहा है इस क्रांति का, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार आयोजित हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़ा। 1858 का भारत अधिनियम के तहत वायसराय का पद आया, भारत सचिव का पद आया। पील कमीशन बना था सैनिकों के रेशियो कैसे कैसे किया जाए, और ब्रिटिश शासन इसके बाद ही हमारे यहाँ फूट डालो राज करो की नीति का पालन करता है, ताकि हम लोग को कमज़ोर कर सके। अब आते हैं 1857 से लेके 1947 तक का प्रमुख घटनाक्रम डेट वाइज, जो कि एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी पूछा है। 1856 में क्या हो रहा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ रहा है। 1886 में ईस्ट इंडिया स्टेशन का गठन लंदन में नेहरू जी कर रहे हैं। 1882 में प्रथम जनगणना हो रहा है लॉर्ड मेयो के समय। 1877 में दिल्ली दरबार लग रहा है। 1878 में वर्णा प्रेस एक्ट आ रहा है।
1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है। 1906 में मुस्लिम लीग बन रहा है। 1907 में क्या हो रहा है, आपका फुरत विभाजन का हो रहा है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। 1913 में गदर आंदोलन यूएसए में हो रहा है। 1915 में गांधी जी का आगमन हो रहा है, केसरी हिंद की उपाधि दिया गया और गांधी जी सत्याग्रह आश्रम जो है ना बना रहे हैं, कहाँ, साबरमती में। 1916 में लखनऊ समझौता हो रहा है कांग्रेस और लीग के बीच। 1916 में होम रूल शुरू हो रहा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा है। 1917 में फेडरल आयोग शिक्षा पढ़ा रहा है। 1919 में रॉलेट एक्ट आ रहा है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हो रहा है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया लेकिन उसका जो प्रस्ताव सितंबर 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में किया गया और फाइनली मुहर कब लगा, दिसंबर 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का। ध्यान रखिएगा। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहा है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हो रहा है, जिसमें कि असहयोग आंदोलन खत्म हो जा रहा है। दिसंबर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हो रहा है, ठीक है, CR दास, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं 1904 में बेलगांव सम्मेलन, गांधी जी यहाँ क्या बन रहे अध्यक्ष कांग्रेस का। 9 अगस्त 1925 को काकोरी हत्याकांड हो रहा है। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत आ रहा है। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत की मृत्यु हो रहा है। 17 दिसंबर 1928 को फांडव हत्याकांड हो रहा है। दिसंबर 1929 में लाहौर फेफन हो रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था, नेहरू जी इसके अध्यक्ष हो रहे हैं। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, ठीक है, मना रहे थे सॉरी। फिर 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हो रहा है और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो रहा है। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं ले रही है। फिर 1931 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो रही। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी हो रहा है, ठीक ना। फिर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, गांधी जी भाग ले रहे हैं। 29 मार्च 1931 को कराची सेशन हो रहा है, इसमें फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था कांग्रेस की तरफ। 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा दोबारा शुरू होता है, क्योंकि जब गांधी में समझौता हुआ था, गांधी जी कहाँ चले गए थे, राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए। इसका डिटेल में वीडियो नेक्स्ट में लाऊंगा, अभी सिर्फ आप इसको घटनाक्रम देख लीजिए। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो रही है। 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर पुनः पैक्ट हो रहा है। मई 1933 में सविनय अवज्ञा को ख़त्म कर दिया जा रहा है, मतलब मूवमेंट ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं कि 7 नवंबर 1933 को गांधी जी अब करेंगे क्या, हरिजन यात्रा, कहाँ से, वर्धा से। ध्यान रखें, इनका वर्धा में भी आश्रम था। 1935 में वाराणसी अधिनियम आ रहा है। 37 में प्रांतीय चुनाव हो रहा है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है। 1 सितंबर 1929 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो रही है। 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस स्थापना कर रहे हैं। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आ रहा है। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी कर रहे हैं, इसमें सत्याग्रही हो रहे हैं, ठीक ना, विनोबा भावे प्रथम थे। मार्च 1942 में कृष्ण मिशन आ रहा है। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो रहा है। 14 जून 1945 को बेबल योजना शिमला मीटिंग हो रहा है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आ रहा है, मतलब इसका मिशन का प्रस्ताव आ रहा है। फिर जो है 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो रहा है, ठीक ना। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, हिंदू मुस्लिम दंगा पूरे देश में आपका हो रहा है। फिर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का शपथ लिया जा रहा है भारत में। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा प्रथम बैठक हो रहा है। 20 फरवरी 1945 को प्रधानमंत्री एटली घोषणा करता है कि भारत को हम जून 1948 के पहले ही आज़ाद कर देंगे। बीपीएससी 69 या 68 का क्वेश्चन है, और प्रधानमंत्री एटली ने कब तक घोषणा किया कि भारत को आज़ाद कर देंगे। ऑप्शन था जून 1948, जुलाई 1948, अगस्त 1948, जाके एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। 3 जून 1947 को भारत विभाजन का योजना ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और फाइनली इंडिया 15 अगस्त 1947 को क्या हो रहा है, आज़ाद हो रहा है। अब आज़ादी के बाद हम प्रमुख घटनाक्रम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाने का चांस है, यूपीएससी पूछता है, बीपीएससी में पूछे जाने का चांस है। आते हैं घटनाक्रम देखते हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो रही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है।
जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हो रहा है। मार्च 1950 में योजना आयोग भी बन रही है। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक प्रथम लोकसभा चुनाव हो रहा है। टोटल 489 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। 364 पर जीत रही कांग्रेस, बाकी सीपीआई 16 पर, निर्दलीय 35 जीते थे प्रथम लोकसभा चुनाव में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हो रहा है, ठीक ना। नवंबर 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना भी लागू किया जा रहा है। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है भाषाई राज के आधार पे। 1 नवंबर 1959 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है। आज के डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। 1954 में पंचशील समझौता भारत चीन के बीच हो रहा है। 1962 में चीन युद्ध हो रहा है, भारत चीन युद्ध हो रहा है। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो रही है। 1965 में भारत पाक युद्ध हो रहा है। 1966 में ताशकंद समझौता शास्त्री जी भारत से और अयूब खान पाकिस्तान के बीच हो रहा है। 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय। 1970 में दूध क्रांति हो रहा है, ऑपरेशन फ्लड हो रहा है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो रहा है, ठीक ना। फिर 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की तरफ से और उधर से जुल्फिकार भुट्टो। 1973 में चिपको मूवमेंट उत्तराखंड शुरू हो रहा है। 1974 में इस्माइल बुद्धा पहला परमाणु टेस्टिंग 18 मई को, ध्यान रखिएगा। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण आंदोलन हो रहा है और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी। 1975 में ही प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल को छोड़ा गया। 1977 आपातकाल खत्म हो रहा है, 18 महीने का आपातकाल रहा था। मार्च 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता पार्टी जीती और जनता पार्टी जीतने के बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई 18 महीने प्रधानमंत्री रहे थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं ये। और 1979 में फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? चौधरी चरण सिंह। ये मात्र 4 महीने प्रधानमंत्री रहे। जनता पार्टी 22 महीने की सरकार चला पाई। लोकसभा फिर भंग हुआ, फिर से चुनाव हुआ 1980 में और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। 1978 में मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के पहले सीएम रह चुके थे, उन्हीं के अध्यक्षता में एक मंडल आयोग का गठन किया था, मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था और इसको दूसरा पिछड़ा आयोग भी कहा जाता है। 1980 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट दिया था। बाद में बीपी सिंह ने इसी रिपोर्ट के आधार पे जो है ना 27% ओबीसी को क्या दिया था? आरक्षण। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत जीता, उसमें कपिल देव भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान थे। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए, ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर बाद में राजीव गांधी देश के पीएम बने। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। यूनियन कार्बाइड गैस इससे फट गया था, काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई, तो उसका प्रभाव आज देखने को मिलता है। 1985 में शाहबानो मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, ये बहुत का फेमस मामला है शाहबानो केस। 1986 में बोफर्स घोटाला हुआ था, भारत स्वीडन से विमान खरीद घोटाला हुआ था, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुआ, बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। 21 मई 1990 को राजीव गांधी की हत्या होती है। 1991 में देश में नई आर्थिक नीति की घोषणा होती है, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके पहले मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण होता है, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, ठीक ना। 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मतलब कि दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई को जोड़ने वाला अटल बिहारी वाजपेयी उसमें देश के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। 2002 में गुजरात दंगा। 2004 में लोकसभा का चुनाव होता है, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2005 में आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्हीं शासनकाल में। 2 अक्टूबर 2005 को मनरेगा आया था, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान प्रथम का सफल मतलब कि हुआ था, छोड़ा गया था। फिर आपका 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, लेकिन लागू 2010 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर 2009 में पुनः देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, ठीक ना, मतलब यूपीए की सरकार, ठीक ना। 2013 में आया राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 15 नवंबर 2003 को मंगलयान का प्रशिक्षण किया गया था। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था। फिर 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने।
8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था, पता होगा आप लोग को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया है। 22 नवंबर 2019 को चंद्रयान द्वितीय किया गया है। अगस्त 2019 में 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट का 5 जज ने ऐसा निर्णय सुनाया था। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन बिल आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2019 दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट चलते हैं, मार्च 2020 में कोरोना इंडिया में आ गया था, मतलब इसका दिखना शुरू हो गया था, इसका प्रभाव 2020 में। अगस्त 2021 में 41 साल के बाद हॉकी में हमने जीता था मेडल ओलंपिक में। दिसंबर 2021 में हरनाज कौर सिंधु मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक ना। फिर जुलाई 2022 में आदिवासी प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी। अक्टूबर 2022 में 5G की शुरुआत इंडिया में हुआ था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। और सितंबर 2023 में G20 का हमने जो है ना आयोजन करवाया था। तो ये था 2023 तक का इम्पोर्टेंट घटनाक्रम। देश के प्रधानमंत्री का क्रम देख लीजिए काफ़ी, क्योंकि अभी 24 में लोकसभा चुनाव हो रहा है। नेहरू जी, गुलजार नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब कार्यवाहक थे दोनों, गुलजार नंदा। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, बी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी अभी तक हैं, ठीक है ना। ये क्रम अगर पूछ देगा तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, बिहार के राज्यपाल का, बिहार के मुख्यमंत्री का, आज़ादी के बाद इम्पोर्टेंट एक बार कालक्रम याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा, क्रम लगाने तो आप उसको बेहतर ढंग से एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर, मतलब कि 2500 BC से लेके, अभी मैं स्टार्टिंग बोला था ना, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता लेके चलिए 2500 BC से लेके और ये सितंबर 2023 तक का मैं जो भी इंडिया का इतिहास था पूरा टाइम मैंने बताया हूँ। हाँ, डेट इसमें लगभग है, कुछ एग्जैक्ट डेट है, हाँ कुछ एग्जैक्ट डेट है, तो आप इसको एक बार देख लें। इसका मैं PDF टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ, वहाँ देख लें। बाकी आने लेक्चर में एंशिएंट अलग से, मेडिएवल अलग से, मॉडर्न अलग से मैं कवर करूँगा। फिर NCERT का लेक्चर एक क्लास 11th का जो न्यू NCERT है वहाँ से लगभग आधे घंटे वहाँ से वीडियो आएगा। फिर एक पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें कि पूरा ज्योमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, आपका पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में पूरा जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसको अब मैं बेसिक एक अलग लेक्चर में ला दूंगा, वो भी करूंगा। बाकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का डिमांड आ रहा है, तो लगभग उसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार हो चुका, और उसमें 200 तैयार होगा, तो वो आपको लास्ट इस महीने के लास्ट तक मैं दे पाऊंगा। फिर कुछ साइंस टेक का डिमांड है, मैं कोशिश करता हूँ वो भी करने का, इकोनॉमिक्स का भी डिमांड है वो भी मैं करता हूँ, जहाँ तक होगा इस महीने के लास्ट तक में, या मैक्सिमम 5 दिसंबर तक यूट्यूब पर लेक्चर लाते रहूँगा, आप उसको देखते रहिए। हाँ, लेकिन अभी भी मेरा सलाह होगा, कई लोग मैसेज कॉल करते हैं, मैं पढ़ तो बहुत कुछ लिया हूँ, अभी याद कुछ नहीं रहता। देखिए, सारा कुछ याद नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 टॉपिक पढ़ा और 10 टॉपिक का हर एक बात याद हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़े हुए चीज़ अगर आपको 50-60% अगर याद रहता है तो बहुत चीज़ है, और एग्ज़ाम हॉल में वहाँ क्लिक हो जाएगा। बस अभी आपका कर्म धर्म यही है, मल्टीपल्स टाइम रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नया चीज़ करंट पढ़ते चलिए। लेकिन हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपने जो भी चीज़ पढ़ा उसको मल्टीपल्स टाइम रिवाइज कीजिए। जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, ठीक ना, परेशान नहीं होना है, पेशेंस बना के रखना है। ज़्यादा भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना है। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके काम के लायक नहीं, आप इसको भी स्किप करके अपना पढ़ाई कीजिए। देखिए, मेनली है एग्ज़ाम, ये आपको निकालना है, दुनिया क्या कैसे क्या बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए। बस आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है वहाँ काम कीजिए, प्रैक्टिस सेट 1-2 मार लीजिए, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब कितना टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट में कई लोग का कॉल आता है कि टेस्ट में हमको 50 नंबर आ रहा है। अगर मार्केट में जो भी टेस्ट हो रहा है, अगर उसमें टेस्ट में अगर आपको मान 30 नंबर आया मान लेते हैं, तो बहुत अधिक परेशान नहीं होइए। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में जितना भी टेस्ट चल रहा है किसी भी कोचिंग का, उसका पेपर और UPSC का जो पेपर होगा उसमें धरती आसमान का अंतर होगा, कहीं कोई मेल मिलाप नहीं होगा। ये UPSC में भी होता है, BPSC में होता है, इसलिए परेशान मत होइए। वहाँ क्वेश्चन अलग होता है, टेस्ट वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं, इधर का कॉपी उधर का पेस्ट, इधर का कॉपी उधर का पेस्ट करके बनाते, अधिक परेशान नहीं होइए, ठीक ना। बस आप हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ में रखिए,
कुछ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। बहुत कुछ अगर याद नहीं होता है उतना परेशान नहीं होना है। बस हाँ, अभी समय है मल्टीपल्स रिवाइज करने का। 8-10 घंटे ठीक ढंग से पढ़िए। टाइम मौसम चेंज हो रहा है, समय मतलब अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए। माइंड फ्रेश रखिए, आराम से ठीक ठाक सीट है, पढ़ेंगे तो पीटी हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, बाकी आगे का भी चीज़ें हो जाएगा। अधिक परेशान नहीं होना। ज़्यादा परेशानी लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जाके गलती कर देंगे। कब एग्ज़ाम हो रहा है, नोटिफिकेशन क्या हो रहा है, सब कुछ नहीं सोचना। बस आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई कीजिए। बाकी अगर अभी भी कोई तरह का डाउट हो पीटी एग्ज़ाम को लेके तो 87520920 ये मेरा नंबर है। शाम में 8 से 9 के बीच में मैसेज करेंगे। दिन में मैसेज नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो कोई अगर पीटी के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो हमको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका कोशिश करूँगा आपका समाधान हो जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।